हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और इसमें से सॉलिड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे, जिसमें से हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन किए थे और उसमें से मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी हमने देखा था कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा और उस मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब है कि उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट अपने आप में एक टीनी मैग्नेट का काम करेंगे और वह टीनी मैग्नेट का काम करेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बनाए जाते हैं जो मैग्नेटिक डोमेन भी कहलाते हैं। और उसी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का अरेंजमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा था कि यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वे जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं वे रैंडमली ओरिएंटेड हो, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो, उनके बीच फर्दर कोई इंटरैक्शन ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहे थे। और एग्जांपल में जितने भी गैसियस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे वे इस कैटेगरी में आ रहे थे, चाहे वह ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो, ऐसे करके। नेक्स्ट इसमें था मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स बनते हैं, जो मैग्नेटिक डोमेन्स बनते हैं, यदि वे वेक्टर्स एक दूसरे से सफिशिएंटली क्लोज हो, उनके बीच फर्दर इंटरैक्शन पॉसिबल हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोल रहे थे मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यह जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें से सबसे पहला ये मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहला इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या डेफिनेशन हो जाना है कि द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस whose magnetic moment vectors arrange themselves spontaneously in the same direction when placed in the external magnetic field is called a ferromagnetic substance. Is called a ferromagnetic substance. ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ोगे पता चलेगा क्या है। वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया, इसका मतलब ही हुआ यहाँ से कि ऐसे सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स बनेंगे। तो बोल रहा है कि वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स अपने आप को स्वतः अरेंज करते हैं सेम डायरेक्शन में। कब? जब ऐसे सब्सटेंस को रखा जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तब। जैसे मान लिया जाए
कि यह एक मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं ये सभी, और ये सारे फैक्टर जो है काफ़ी क्लोज हैं। हालांकि ऐसा रैंडम ओरिएंटेशन नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग तो मान लें कि यह एक नॉर्मल कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रखो मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फिर से वही बात कि एक नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट है, तो इसके अगल बगल जो ये फील्ड बनेगा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप इस सब्सटेंस को उठा करके यहाँ रखोगे तो इस सब्सटेंस में अभी देख रहे हो ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स जैसे तैसे हैं, लेकिन जैसे ही इस सब्सटेंस को तुम इस रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो बोल रहा है कि ये सारे फैक्टर अपने आप को सेम डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे, ऐसा इस तरह से। तो यदि ऐसा है मतलब कि यह एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही यदि ये सारे फैक्टर्स अपने आप को सेम डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग बोलने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डेफिनेशन से मिलाओगे तो आसानी से समझ में आने वाला है कि द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब इतना हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स बहुत सारे बनेंगे। अब वे वेक्टर्स बोल रहा है कि अपने आप को स्वतः अरेंज कर लेंगे सेम डायरेक्शन में। कब? जब ऐसे सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, तो जब इस सब्सटेंस को यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये सारे फैक्टर जो अभी रैंडमाइज हैं वे सब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसा। और ये अपने आप होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ऐसा होगा। तो यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब वह सब्सटेंस क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाएगा। अब चूंकि यह जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है यह बतला रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को, और मैग्नेटिक मोमेंट ही एक्सप्लेन करता है सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिज्म को। तो यदि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स सभी सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब कि यह जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा वह बहुत हाई होगा। यह लो, शुरुआत में हम लोग वेक्टर वगैरह पढ़े हैं कि दो या अधिक वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो वे ऐड होते जाते हैं और उनका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वह बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा कि ये सारे फैक्टर अपने आप को सेम डायरेक्शन में अरेंज किए तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह बहुत ज़्यादा होगा। हाई वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओवरऑल वैल्यू होगा वह हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब यदि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका मतलब हुआ कि ऐसे सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो ऐसे सब्सटेंस बहुत ही मजबूती से चुंबक के द्वारा आकर्षित होंगे, उसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाई है, पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा मतलब यही हुआ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेट की तरफ। एग्जाम्पल में आयरन है, काफ़ी तेज़ी से चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है। कोबाल्ट है, क्रोमियम का ऑक्साइड्स होते हैं कुछ। तो ये सारे कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किधर? मैग्नेट की तरफ। अब इसमें से जो अभी हम लोग पढ़े ना इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका मतलब उसमें वेक्टर का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, ऐसे। तो ऐसा वेक्टर का अरेंजमेंट जो है ना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इस टाइप का जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का, या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पॉसिबल होता है एक सर्टेन टेम्परेचर तक, और यदि उस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो उस केस में या जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वह ऐसा अरेंज नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस CrO2 की बात करें हम लोग, क्रोमियम 4 ऑक्साइड की, ये 4 क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है।
तो क्रोमियम 4 ऑक्साइड एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो। लेकिन यह अरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल है एक सर्टेन टेम्परेचर तक, 395 केल्विन तक। इस टेम्परेचर तक इसका अरेंजमेंट जो होगा वेक्टर का एकदम वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मोर देन 395 केल्विन होगा तो यह जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वेक्टर का, यह ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ख़त्म हो जाता है और ये वापस बन जाता है ऐसा। और वापस ऐसा बन जाएगा मतलब कि अब वह एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस न रह करके फिर से एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करेगा। तो यह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बाद एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वह अगेन रैंडमाइज करके वह फिर से नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए तो वह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है क्यूरीज टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यूरीज टेम्परेचर क्या है। सो द टेम्परेचर एट विच या एबव विच द टेम्परेचर एबव विच द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स of your ferromagnetic substance get randomized and it behaves like a normal paramagnetic substance is called Curie's temperature। और एग्जांपल के लिए बताया कि जो CrO2 है उसके लिए यह Curie's टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, 395 केल्विन है। तो इतना सा बात याद रहेगा। मेन पॉइंट इसमें क्या रहे जो ध्यान में रखना है, तो मेन पॉइंट इसमें बस यह अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को आप याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना तो वैसे ही वेक्टर के कई अरेंजमेंट दिए हुए रहेंगे और पूछेगा कि बतलाओ इसमें से कौन सा अरेंजमेंट एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ कि सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में। नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बहुत हाई होने वाला है और बहुत हाई वैल्यू होने का मतलब कि मैग्नेट के द्वारा काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मतलब पैरामैग्नेटिज्म इसमें बहुत ज़्यादा होना है। लेकिन बताए कि यह जो कंडीशन है या इस प्रकार का जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वह हमेशा नहीं बल्कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल होता है। उसके बाद फिर यह नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा क्योंकि यह पूरा अरेंजमेंट बिगड़ करके पहले के जैसा हो जाएगा। तो वह जो सर्टेन टेम्परेचर है दैट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं इसी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से इम्पॉर्टेंट टर्म्स यही हैं एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं। या तो एग्जाम्पल पूछ दे कोई सब्सटेंस दे करके, तो नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक का उल्टा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वैसे ही डेफिनेशन हो जाएगा कि द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस the paramagnetic substance whose magnetic moment vectors arrange themselves spontaneously। The paramagnetic substance whose magnetic moment vectors arrange themselves spontaneously in the opposite directions in equal number
in equal number when placed in the external magnetic field is called an antiferromagnetic substance. तो फेरोमैग्नेटिक तो अभी डिटेल में पढ़े ही हम लोग, उसी का उल्टा यहाँ करना है। इस बार बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर्स होने वाले हैं, ये वेक्टर्स अपने आप को अरेंज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन अपोजिट होगा उसमें वेक्टर का संख्या भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन आने वाला है कि यदि आप एक वेक्टर बना रहे हो, तो यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अपवर्ड है तो अगला वेक्टर इसके लिए डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर एक वेक्टर अपवर्ड है तो अगला फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर एक वेक्टर अपवर्ड है तो अगला फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसे मतलब ओवरऑल 3 वेक्टर्स अपवर्ड है तो बाकी के 3 वेक्टर्स किधर जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो यह जो अरेंजमेंट है फिगर, दिस इज अलाइनमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स इन एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि एक एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वेक्टर का ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो यह अरेंजमेंट तब होगा जब वह सब्सटेंस को रखोगे आप कहाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले से ही उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होगा या नहीं होता है, बल्कि उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब जा कर के उसके अंदर के जो वेक्टर्स हैं वे अपने आप को ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं, खुद ब खुद अरेंज कर लेते हैं, हम लोग को उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए लगा हुआ वर्ड यहाँ स्पॉन्टेनियसली, ऐसा वो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरैक्शन वगैरह के चलते ऐसा हो पाता है। अब यहाँ सारे वेक्टर्स देख रहे हो कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है कि यदि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ का ये जो वेक्टर है अपवर्ड, ये वाला वेक्टर है डाउनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया 0, फिर ये अपवर्ड ई डाउनवर्ड कैंसिल कर दिया 0, फिर ये अपवर्ड ई डाउनवर्ड कैंसिल कर दिया 0। इसका मतलब हुआ कि यह जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। और जब मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा तो फिर यह पैरामैग्नेटिक कैसे रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा, फिर ये तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाना है। तो यह वैल्यू जो 0 होता है ना, वो बोल रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास होता है। जैसे आप टेम्परेचर को 0 केल्विन के आसपास लेते जाओगे, मतलब टेम्परेचर को बहुत कम करोगे, तब ऐसा हो पाता है। नहीं तो टेम्परेचर यदि ज़्यादा है, नॉर्मल यदि हम लोग रूम टेम्परेचर भी कंसिडर करें, तो इस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि वेक्टर का डायरेक्शन एकदम से ऐसे अपोजिट नहीं होता है। मतलब कि यह वेक्टर यदि है तो टेम्परेचर अधिक होने के चलते थोड़ा सा रेंडमाइजेशन आता है। देखो ऐसे टेढ़ा हो गया, अब टेढ़ा हो गया तो एकदम 180 डिग्री पे तो हुआ नहीं, दोनों वेक्टर एकदम अपोजिट तो नहीं होगा। वैसे इसकी बात करेंगे तो ये भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के चलते उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ा रैंडमाइज करेगा, और चूंकि वही पार्टिकल के चलते मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आ रहा है तो इसका भी ओरिएंटेशन थोड़ा रैंडमाइज कर जाएगा। और वेक्टर्स ऐसे थोड़ा बहुत रैंडम हो जाते हैं, एकदम से स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं, तो फिर यहाँ कैंसिलेशन 100% नहीं होता है। लेकिन इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यदि मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था, तो यहाँ यह जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यह मैग्नेट के द्वारा बहुत वीकली अट्रैक्ट होगा। यह जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यह मैग्नेट के द्वारा बहुत वीकली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर ऐसे अपोजिट हो रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। इसलिए यहाँ जो है एकदम 0 के आसपास रहेगा, कम वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, और कम वैल्यू होगा तो फिर
उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट ये नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल के, जैसे निकेल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cr2O3, ऐसे करके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स बेसिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मैग्नेट के द्वारा काफ़ी वीकली जो है अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है कि इस तरह से जो अरेंजमेंट है वेक्टर का, यह अरेंजमेंट पॉसिबल है, यह अरेंजमेंट पॉसिबल है एक हद तक, एक टेम्परेचर रेंज तक, और वह टेम्परेचर इस केस में कहलाता है नील्स टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो हम लोग पढ़े हुआ क्या था, क्यूरीज टेम्परेचर, और इस बार यहाँ क्या आ गया, नील्स टेम्परेचर आ गया। ऐसा तो नील्स टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स of an anti-ferromagnetic substance get randomized and it behaves like a normal paramagnetic substance is called Nil's temperature. For example, जो यहाँ निकेल ऑक्साइड लिखे हैं, इस निकेल ऑक्साइड के लिए यह नील्स टेम्परेचर, जिसको Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, वह होता है 395 केल्विन। इसका मतलब यह निकेल ऑक्साइड जो है एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इस टेम्परेचर तक, 395 केल्विन तक। यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वह एंटी फेरोमैग्नेटिक न रह करके एक नॉर्मल पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो नॉर्मल पारामैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या अंतर है, तो अंतर है बस इस वेक्टर का अरेंजमेंट का और नेट मैग्नेटिक मोमेंट का, बस ये दो चीज़ का अंतर उसमें होता है। तो यह था एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो फेरोमैग्नेटिक का एकदम से उल्टा था, जस्ट अपोजिट था। अच्छा, इसी में क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सो the following arrangements of magnetic moment vectors, the following arrangements of magnetic moment vectors represent, जैसे इस तरह के दो अरेंजमेंट दिए रहेंगे, ये अरेंजमेंट 1 और फिर एक ऐसा दिया रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया 2, और यहाँ बोलेगा कि 1 इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड 2 इज फेरोमैग्नेटिक, ए नंबर। बी नंबर में है 1 इज डायामैग्नेटिक एंड 2 इज पारामैग्नेटिक। सी में देगा 1 इज फेरोमैग्नेटिक एंड 2 इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट डी में देगा 1 इज फेरोमैग्नेटिक और 2 इज फेरी मैग्नेटिक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव रहा तब तो डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है उससे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना करके आता है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का अलाइनमेंट दिया हुआ रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ रहेगा, और उस आधार पे फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है।
इसमें सारे फैक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो यह फेरोमैग्नेटिक है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल नंबर, देखो अपोजिट डायरेक्शन रहने से नहीं होगा, नंबर भी इक्वल होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके। तो यदि ऐसा है तब वो कहलाएगा क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि सही ऑप्शन हम लोग का होने वाला है सी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक इसमें बच जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो यह जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बच जा रहा है ऐसा ही कुछ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। अभी बस ये दोनों को याद रखोगे, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक के लिए आया क्यूरीज टेम्परेचर और दूसरे के लिए आया नील्स टेम्परेचर। तो बाकी जो फेरोमैग्नेटिक बच जा रहा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।